फ्रेंड्स क्लास 12th ये आपकी थर्ड वीडियोस है चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट की। देखिए स्टूडेंट्स, आपने यदि वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर फर्स्ट की तो वो आप चेक कर सकते हैं। चैनल नेम है केमिस्ट्री अमेजिंग वर्ल्ड और इसका लिंक आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है और लिंक नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड वीडियोज चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट की। देखिए स्टूडेंट्स, वन बाय वन एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था शॉर्टकट डिफेक्ट। आज हम बात करेंगे फ्रिंकल डिफेक्ट और उससे आगे और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। स्टूडेंट्स समझते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को जरूर लाइक करें। स्टूडेंट्स, फ्रिंकल डिफेक्ट की बात करते हैं। देखिए फ्रिंकल डिफेक्ट जैसे शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता था, आपके नंबर ऑफ एनाइंस और कैटाइंस सिमिलरली वहां से क्या होते थे, आपके एग्जैक्ट हो जाते थे, बाहर चले जाते थे, या जिनका क्योंकि उसमें साइज जो था वो एनाइंस का और कैटाइंस का सिमिलर था तो वो शॉर्टकट डिफेक्ट था आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रिंकल डिफेक्ट की बात करें तो फ्रिंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो उसके एनाइंस स्मॉलर आयंस होते हैं वो उसकी नॉर्मल साइड से इंटरस्टिशियल साइड पर चले जाते हैं, यानी कि वहां से उसकी वैलेंसी फ्री करते हैं और वो अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी और पोजीशन पर चले जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फ्रिंकल डिफेक्ट। जहां पर उस पर क्या होता है, जब उसका चार्ज जो है वहां से उसके साइज ऑफ आयन से या अपनी ओरिजिनल स्टेट से हटकर किसी दूसरी स्टेट पर या इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हमारे लिए वहां पर क्या कहलाएगा, फ्रिंकल डिफेक्ट कहलाएगा। तो अब आप कैसे समझेंगे इस चीज को, ये भी देख लीजिए। स्ट्रक्चर में मैंने यहां पर क्या करा है, उस एटम को जो यहां पर प्रेजेंट था उसे उसकी नॉर्मल स्टेट से हटाकर उसे किसी दूसरी स्टेट पर पुट कर दिया, और जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट से या नॉर्मल साइड से चला जाकर किसी और साइड पर चला जा रहा है यानी इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाता है तो वो हमारे लिए कहलाता है फ्रिंकल डिफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको कैसे पता है कि डेंसिटी, हाउ डू यू थिंक अबाउट डेंसिटी ऑफ सॉलिड, विल इट चेंज और नॉट। अब इसमें हमें यह पता करना है कि सॉलिड की डेंसिटी इससे चेंज होती है या नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस। नॉर्मली ये जो डिफेक्ट होते हैं हमारे, ये आयनिक सब्सटेंस में डिपेंड करते हैं यानी दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, उनके जो साइज ऑफ आयंस होते हैं कैटायंस और एनायंस में, उनमें ज्यादा डिफरेंस होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि जिंक सल्फाइड, आपके सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो एग्जाम्पल है वो दोनों के लिए कोमल है, उसे आप फ्रिंकल डिफेक्ट में भी रख सकते हैं और शॉर्टकट डिफेक्ट में भी रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट की। सो स्टूडेंट, नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है, ये वो डिफेक्ट होते हैं जो सॉलिड की स्टाइकोमेट्रिक को डिफेक्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। दो टाइप के होते हैं। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, द डिफेक्ट इन विच नंबर ऑफ मेटल कैटायंस आर मोर देन नंबर ऑफ एनायंस। इसमें क्या होता है, जो आपके मेटल के कैटायंस होते हैं वो एनायंस से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक एनायनिक वैलेंसीज वाले और एक दूसरा जो आपके एक्स्ट्रा कैटायंस होते हैं। ये आपके दो टाइप्स में होते हैं, एक ड्यू टू एनायनिक वैलेंसीज और एक दूसरा है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। अब उसकी बात कर रहे हैं बात नेक्स्ट की, तो यदि कोई एनायन मिसिंग हो जाता है अपनी लैटिस साइड से या उसे छोड़कर चला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या हुआ, छोड़कर चला जा रहा है, तो उससे क्या होता है, कुछ चार्ज रिमेन्स रह जाता है, लाइक दैट टाइप। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे वाले जो हैं वो पॉजिटिव हैं, बड़े बड़े वाले जो हैं वो नेगेटिव हैं। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन यदि मिस हो जाता है तो उस चीज में आपको नॉन स्टाइकोमेट्रिक इफेक्ट देखने का मिलेगा। दिस साइड कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एफ सेंटर। यदि ऐसे इलेक्ट्रॉन अपनी साइड से मिसिंग हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं एफ सेंटर, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर ऑफ द क्रिस्टल। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो कलर इम्पार्टिंग यानी क्रिस्टल्स के जो कलर इफेक्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एफ यहाँ पर क्या स्टैंड करता है, फॉर मैजेंटर, यानी कि कहने का मतलब है कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इफेक्ट इज सिमिलर टू शॉर्टकट इफेक्ट, और ये बिल्कुल शॉर्टकट इफेक्ट की तरह ही होता है। एज हेयर ऑल्सो आयन इज लिविंग द लैटिस, क्योंकि यहां पर क्या कर रहे हैं, आयन भी अपनी लैटिस को छोड़ रहे हैं। सो दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल्स हैविंग शॉर्टकट इफेक्ट, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। दूसरे टाइप की बात करते हैं तो दूसरा है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस।
एंड एक्स्ट्रा कैटायंस मे बी ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइड। जो आपके एक्स्ट्रा कैटायंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी इंटरस्टिशियल साइड यानी नॉर्मल साइड को छोड़कर कहीं और किसी और साइड पर चले जाते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज एन अनदर इंटरस्टिशियल साइड, और एक इलेक्ट्रॉन भी दूसरी साइड पर चला जाता है कैटायंस को देखा देख। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप हैं, यदि आप किसी को शैतानी करते हुए देखते हैं तो आप भी क्या करते हैं, दूसरे भी शैतानी करने में करेगा। यदि आप किसी तरीके का कोई इफेक्ट शो कर रहे हैं तो दूसरा भी आपको कॉपी करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ऐसे छोटे स्टूडेंट की तरह, ठीक है, छोटे बच्चों की तरह। सो क्रिस्टल्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उससे क्या होगा, जो क्रिस्टल्स होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक कैटायन जा रहा है तो दूसरा एनायन भी जा रहा है। सिंस इंटरस्टिशियल साइड इज ऑक्यूपाइड बाय आयन, और उसमें क्या होगा, जो आपकी एक बिल्कुल न्यू साइड है इंटरस्टिशियल साइड से, वो वहां पर क्या होगा, आयन इफेक्ट हो जाएगा यानी ऑक्यूपाइड हो जाएगा। सो दिस डिफेक्ट इज इन फाउंड इन क्रिस्टल्स हैविंग फ्रेंकल डिफेक्ट, और इस तरीके का डिफेक्ट आपको कहां देखने के लिए मिला था, फ्रेंकल इफेक्ट में देखने के लिए मिला था। जैसे कि मैंने नीचे एक रिएक्शन दे रखी है, ZnO जिंक ऑक्साइड को यदि आप हीट करते हैं तो जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है और हाफ ऑक्सीजन एटम बन जाता है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। सो Zn2+ विल गो टू इंटरस्टिशियल साइड एंड इलेक्ट्रॉन विल गो टू अनदर साइड। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका अनदर साइड पे चला जाता है, और जिंक जो आयन है वो आपका किसी दूसरी साइड पे चला जाता है। अब बात करते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। देखिए मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट का क्या मतलब होता है कि ये वो डिफेक्ट होता है जो मेटल्स में प्रेजेंट होता है, बट वेरिएबल डिफिशिएंसी जो आपका वैलेंसी होती है उसे वेरिएबल रखता है। जैसे कि आपका फेरस ऑक्साइड, ये क्या होता है, मोस्टली फाइंड आउट होता है, इसमें जो आपके मेटल्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स आपके पॉइंट्स में होते हैं, क्योंकि वो लार्ज शेप्ड होते हैं। यदि ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल, तो आपका आयरन का जो होगा 0.93 और ये 0.96 के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज बिकॉज ओनली ऑफ Fe2+ आर रिप्लेस्ड बाय Fe3+। यहाँ पे जो आपके फेरस आयन होते हैं वो फेरिक आयन से रिप्लेस हो जाते हैं, बट चार्ज शुड बी रिमेन्स बैलेंस, परंतु चार्ज क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एवरी 3 Fe2+ वी हैव 2 Fe3+। हम क्या करते हैं, यदि वहां से Fe2+ आयन हट रहे हैं तो उन्हें Fe3+ आयन से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से उसकी बैलेंसी क्रिएट हो जाती है वहां पर स्टूडेंट्स। सो देयर बाय क्रिएटिंग वैलेंसी ऑफ 1। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है, आपके बैलेंस बॉन्ड, जो आपके वैलेंस बैंड होते हैं और कंडक्शन बैंड होते हैं, ये बहुत पास होते हैं, एक दूसरे को इवन ओवरलैप भी कर लेते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाते हैं, अलग अलग एक दूसरे की बैलेंसिंग को पूरे करने यूज करते हैं। सो वेरी लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड। उसमें क्या होता है, हमें बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, यानी कि बढ़ाने में, बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड तक। सो इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इन कंडक्शन बैंड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल समझने वाली बात है कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर्स, जो हमारी हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रीजन क्या है कि उसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में बहुत कम गैप होता है, यानी ओवरलैपिंग होगी थी एक तरीके से। अब इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो आपका बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड होता है वो भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, रिलेटिव रहता है इस तरीके से, और उनके बीच का जो गैप होता है वो थोड़ा कम होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें जो एनर्जी अमाउंट होता है वो थोड़ा ज्यादा हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक के लिए। और नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, यदि उसमें कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा भी है कि इंसुलेटर जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता, वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देता। रीजन क्या होता है, जो इसका कंडक्शन बैंड और आपका दूसरा बैलेंस बॉन्ड है उसके बीच में गैप होता है, और उस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन जोन। जहां पर एनर्जी गैप होता है उसे हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड लिया है, नीचे वाला मैंने आपका बैलेंस बैंड लिया है, क्योंकि उनके बीच में गैप है, और वो गैप जो है वो वहां पर आपको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए, सेंड करने के लिए, कंडक्शन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक के लिए, इसीलिए उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अब सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनके बीच में जो स्पेस होता है, किसके बीच में, बैलेंस बैंड के और कंडक्शन बैंड के, वो बहुत कम होता है। इंसुलेटर में ज्यादा होता है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है,
जबकि आपका जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें गैप बहुत कम होता है और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट्स में जाने पर बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में आसानी से चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्साइटेड फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इजीली, बट नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्टिविटी इज रिलेटिवली लेस एज कंपेयर टू मेटल्स। पर वो मेटल्स की कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन्स प्रोसीड करता है कंडक्टिविटी के लिए। अब इसके एग्जाम्पल देख लिए, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। नॉर्मली यदि इसी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप वही छोटी डेफिनेशन लिखते हो जो आपने पढ़ी होती है। जैसे कि कंडक्टर्स के लिए, तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो आपके मेटल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बट आपको थोड़ा अपडेट हो जाइए, आप क्लास 12th में आ गए तो आपको यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन लिखनी है वो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेस पर करके लिखनी है। देखिए कंडक्टर्स में क्या होता है, इन दोनों के बीच गैप नहीं होता है, ओवरलैपिंग होती है। इंसुलेटर्स की बात करें तो इनमें ज्यादा अमाउंट की एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि इनके बीच में गैप ज्यादा होता है, उस गैप को हम फॉरबिडन जोन कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इसमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से यानी कम एनर्जी से ही बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका कंडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है बाय एडिंग इम्प्योरिटीज। जब हम उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं लाइक आर्सेनिक, बोरोन, तो क्या होता है, उसका कंडक्शन बैंड जो होता है वो सेमीकंडक्टर्स का हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर या पॉजिटिव एक्सेस रखते हैं। तो देखिए डिफरेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव यानी कि होल से रिप्रेजेंट की गई है। इसे ब्रीफली समझने के लिए अगले स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए बहुत स्टूडेंट्स। देखिए हम बात करते हैं दो टाइप के हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है ग्रुप 13-14, एक होता है ग्रुप 14-15। तो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम 14 यानी पी टाइप की एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों की बात करेंगे यहाँ पर, देखिए पी टाइप का हमारा स्ट्रक्चर लिया है हमने सिलिकॉन का, ये दिख रहा है आपको, सिलिकॉन 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 सब में ले रखा है। और इसकी इम्प्योरिटीज यानी कि इसकी जो एक्सटेंसिव स्ट्रेंथ है, यानी कि जो भी आपकी एलिमेंट आप ऐड कर रहे हैं वो ग्रुप 13 से ले रहे हैं। तो ग्रुप 13 पे क्या होगा, उसमें 3 वैलेंसी है उसकी प्लस 3 चार्जेस पर, यानी कि एक उसमें इलेक्ट्रॉन खाली रह गया। उस खाली को आपने क्या रिप्रेजेंट किया, होल से रिप्रेजेंट किया। तो इस होल को यानी कि आप इम्प्योरिटी जो मिक्स कर रहे हैं उसे हम कहेंगे डोपिंग। क्या कहेंगे, डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज को ऐड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो एलिमेंट होते हैं ये आपके किस ब्लॉक से होते हैं ये भी आप समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ये कौन से ग्रुप से है, पी ब्लॉक से है, इसीलिए ये आपकी पी टाइप में है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि ग्रुप 13 से उसकी इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं और उस पर एक बैलेंसी फ्री रहती है जिसे हम बोलते हैं होल, तो ये होता है हमारा ग्रुप 13-14। ठीक है, और यदि उसकी प्रॉपर्टीज को हम ग्रुप 15 के एलिमेंट से ऐड करते हैं, यानी कि वहां पर ग्रुप 14 की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम ग्रुप 15 के एलिमेंट को यूज कर लेते हैं, लाइक आर्सेनिक या टिन या बिस्मिथ। तो वो आप पर क्या होता है, +5 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट है, यानी +5 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा इस तरीके से आप दिखा देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, पूरे में आसानी से मूवमेंट करता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कैन इजीली इन लेटेस्ट कंडक्टिविटी सो दैट विल इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप क्या है, वहां पर आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट से इंप्योरिटी फिल करेंगे, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होंगे उसमें आप ग्रुप 14 के साथ 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को उस इंप्योरिटीज की फॉर्म में ऐड करेंगे। बहुत ध्यान समझने वाली स्टूडेंट बात है। पी टाइप में आप ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को ले रहे हैं, बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स को ले रहे हैं, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में आप ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को ले रहे हैं इम्प्योरिटीज पूरा करने के लिए। कहने का मतलब कि ग्रुप 15 जैसे आप लेंगे तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लैटिस पर आसानी से जा सकता है, उससे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और वही हमारा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स, द चैप्टर विल बी फिनिश्ड।
about these topics. Now I am starting the numericals of this chapter. सबसे पहले न्यूमेरिकल की बात करूंगा. Silver crystallizes in FCC lattice if the age length of the cell is 4.077 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर. सेल दे रखी है आपको, यानी एज लेंथ ए की वैल्यू दे रखी है. ए की वैल्यू देखो सामने लिख रही है 4.077 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर. इसके अलावा दे रखी है डेंसिटी डी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आपको एटॉमिक साइज फाइंड आउट करना है सिल्वर का. Na की वैल्यू आपको पता ही है, अवोगाद्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23. अब एफसीसी लैटिस उन्होंने पहले ही कह दी. एफसीसी के लिए आपको पता है कि जेड की वैल्यू होती है 4. फॉर्मूला लगाएंगे एम इक्वल टू जेड इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड. ठीक है स्टूडेंट, डी की वैल्यू आपको पता है, जेड की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू आपको पता है, एन ए की वैल्यू पता है. वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, आपके पास एम यानी कि एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा 107.09 ग्राम पर मोल. एक क्वेश्चन और देखिए स्टूडेंट्स. आयरन हैज अ बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विद अ सेल डायमेंशन ऑफ 286.65 pm. एज लेंथ दे रखी है 286.65 pm. इसके अलावा आपको दे रखा है डेंसिटी आयरन की डी इक्वल टू 7.874 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मास दे रखा है एम की वैल्यू दैट इज 55.845 यूनिट या ग्राम पर मोल. अब आपको पता है बॉडी सेंटर्ड के लिए जेड की वैल्यू होती है 2. Na अवोगाद्रो नंबर कैलकुलेट करना है. Na इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू डी. वैल्यू पुट कीजिए जेड की, एम की, ए की और डी की. Na की वैल्यू आगे निकल गई, वही आपको पता भी है. यदि कैलकुलेशन ना भी करोगे तो डायरेक्ट लिख दो 6.022 इंटू 10 to the power 23. ये तो आपको पता ही है कि अवोगाद्रो नंबर जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 और मोल इनवर्स इसका यूनिट होगा. चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बात करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट, इसमें क्या है आपका एफसीसी यूनिट दे रखा है. एन एलिमेंट विद डेंसिटी दे रखी है 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एफसीसी लैटिस फॉर्म कर रहा है. जेड की वैल्यू हो गई 4. एज लेंथ ए की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 to the power माइनस 8 सेंटीमीटर. और इसके बाद एटॉमिक मास आपको एलिमेंट का कैलकुलेट करना है. अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू आपको पता भी होनी चाहिए, वैसे भी लो गई. एम इज इक्वल टू डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड. वैल्यू पुट कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए. वैसे भी आपको जैसी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा 107.9 ग्राम पर मोल. और आपको पता है कि 108 क्या होता है, ये सिल्वर का एटॉमिक मास होता है. अभी हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया था. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट, सिल्वर क्रिस्टलाइन विद एफसीसी यूनिट सेल. ईच साइड ऑफ द यूनिट सेल हैज अ लेंथ ऑफ 409 पिकोमीटर. देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है 409 पिकोमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, रेडियस पूछी है सिल्वर एटम की. ठीक है, और उसमें कह दिया गया है एज्यूम द एटम्स जस्ट टच ईच अदर ऑन द डायगोनल अक्रॉस द फेस ऑफ द यूनिट सेल. अब इसमें एक एटम जो है वो उसके फेस को टच कर रहा है. बहुत ध्यान से देख लीजिए इस फिगर में. तो उसकी रेडियस कितनी हो गई, 4r के इक्वल हो गई. 4r इक्वल टू हो गई a√3. देखिए जो यहाँ पर वैल्यू होगी b की, यानी b का मतलब आपका जो ये साइड वाली वैल्यू है, ये वाली क्रॉस वाली. ठीक है, तो यदि आप ट्रायंगल मानते हैं तो b किसके इक्वल हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के. ठीक है स्टूडेंट्स, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया. b की वैल्यू आ गई √2a और b किसके इक्वल है 4r के. तो 4r इक्वल टू √2a, r इक्वल टू √2a अपॉन 4. √2 की वैल्यू पुट कर दी, क्या होती है 1.414. a की वैल्यू देखिए 409, मैंने अभी बताई आपको पिकोमीटर में. कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आ जाएगी 144.58 पिकोमीटर. देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बहुत ध्यान से. एफसीसी यूनिट दे रखी है यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर कर रखा है उसने. और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में सीसीपी पैकेट है. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैक्ड है आपका. ठीक, और आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है उसकी मेटेलिक रेडियस. ए की वैल्यू यानी आर की वैल्यू दे रखी है 125 पिकोमीटर. आर इज इक्वल हो गया a अपॉन 2√2. ए की वैल्यू हो गई 2√2r. ठीक है स्टूडेंट्स, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और r की वैल्यू 125. तो कैलकुलेट करके आपके पास r की वैल्यू आ गई 353.5 पिकोमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, ए क्यू होता है. इसकी पावर 3 चढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 442 मल्टीप्लाई विद 10 टू पावर माइनस 25 सेंटीमीटर क्यूब. उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालें. नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, 1 अपॉन आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिट सेल की वैल्यू निकालनी है. जैसे 1 के अपॉन में रखेंगे और तो आपका आंसर आ जाएगा 2.26 इंटू 10 टू पावर 22 यूनिट सेल. ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं. देखिए बहुत ध्यान से,
क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द डिस्टेंस Na+ and Cl- ions in NaCl crystals if its density 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलर मास दे रखा है NaCl का और Na की वैल्यू दे रखी है। देखिए स्टूडेंट्स, A क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला लगाया मैंने Z इंटू एम अपॉन डी इंटू Na, वैल्यू पुट कर दी है Z की, M की, D की, Na की। जब आप इसे सॉल्ट आउट करेंगे तो सॉल्ट आउट करने के लिए यहाँ पर आप लॉग यूज कर लीजिएगा दोनों साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। और लॉग आप जैसे ही यूज करेंगे तो ये वैल्यू बहुत आसानी से पुट करके आप मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 564.1 पिकोमीटर। और ए की वैल्यू जो इक्वल होती है वो होती है 2 ब्रैकेट RC प्लस RA, ठीक है। RC का मतलब C कैटायन और A का मतलब एनायन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो RC प्लस RA इक्वल हो जाएगा A/2, दैट इज 282.05, यानी Na की जो रेडियस और Cl की जो रेडियस है वो 282.05 पिकोमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक आपको ये क्वेश्चन करने हैं और ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल आते नहीं है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। और इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट पैकिंग फ्रिक्शन वाला तो बिल्कुल इंपॉर्टेंटली करना है। यदि आपको वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चैनल नेम है केमिस्ट्री अमेजिंग वर्ल्ड। कोई प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल है तो आप मुझे इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। गुड बाय स्टूडेंट्स, stay at home, be safe and enjoy with your family. Goodbye.